आईआईटी बाबा वहाँ कुंभ में बहुत फेमस हो रहे हैं, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है और बहुत गहराई से वो चीज़ों को सोचते हैं, चीज़ों को बोलते हैं, और उनका जो ज्ञान लोग अध्यात्म को पढ़ के इतने विस्तार से देते हैं, वो एक सटीक वर्ड में ही उस चीज़ों को समझा देते हैं। तो क्या सच में वो ज्ञान है? और कुछ लोगों का ये कहना है कि वो जो कुछ भी बोलते हैं वो नशे में बोलते हैं, इसीलिए उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप सबको क्या लगता है कि वो नशे में बोलते हैं? सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे। नशे के बारे में उनकी बहन ने भी बहुत कुछ बताया है एक फ़ोन कॉल के इंटरव्यू में। हालांकि वो सामने से अपना फेस दिखाने में कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत कुछ क्लियर किया है। और किस चीज़ पे उन्होंने बहन और भाई ने मिलकर अपने पिता और माता दोनों से साइन भी कराई थी और बोला भी था कि अगर वक्त पड़ेगा तो हम जज के सामने इसको पेश भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे आईआईटी बाबा के जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में, और उनकी बहन ने क्या बात की, उनके परिवार ने उनके बारे में क्या बताया है, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसके बारे में कितना सच है कितना झूठ, सब कुछ बताएंगे। और हमें और आज के पेरेंट्स और आज के बच्चों को क्या सीखना चाहिए इनसे, इनकी बहन से और इनके परिवार से। तो हमारे परिवार में, हमारे घर परिवार में, हमारे बच्चों में क्या सुधार हो सकता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, हर पेरेंट्स के लिए, हर बच्चे के लिए और हर परिवार के लिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ पूर्णिमा और वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग, और आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना और अपनों का खूब सारा ध्यान रखिए, क्योंकि समय बहुत खराब चल रहा है। बच्चों की मानसिकता और बड़ों की, दोनों की मानसिकता बहुत तेजी से बदल रही है। क्या होता है ना कि जब जनरेशन चेंज होती है, जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन से जब हमारी जनरेशन आती है, उसके बाद हमारे बच्चों की जनरेशन आती है, तो इस पीढ़ियों में ना जनरेशन गैप हो जाता है जो बहुत ज़्यादा घातक होता जा रहा है। अगर हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे, हम अगर आज के हिसाब से उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, हम जो समय बदल रहा, बदलते समय के हिसाब से, उनके हिसाब से खुद को ढालकर उनकी जगह पे खुद को रखकर सोचने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम उनको उनके ही अंदाज में नहीं समझा सकते हैं और इसका बहुत ही घातक परिणाम मिलता है जो कि आपके सामने है। तो क्या सिर्फ ये अपने पेरेंट्स के कारण ही घर छोड़े हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। और वाकई में जो घरेलू हिंसा है उसमें उनकी बहन ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि हाँ, हमारे घर में होती थी घरेलू हिंसा। हमारे पिताजी मतलब बहुत मारते थे माता जी को हाथ पैर बांध देते थे, दोनों एक में एडजस्ट करके, और उसके बीच में डंडा डालकर, मतलब जिसको हमारे शुद्ध लैंग्वेज में बोलेंगे, शायद आप लोग समझो, हरियाणा में तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, पर हमारे यहाँ बोलते हैं कि किलहटा डाल देते हैं इसको। गाँव में मैंने भी सुना है मेरे मामा मामा के यहाँ। तो वो चीज़ें करके उनको मारते थे ताकि वो हिल डुल ना पाए और कहीं जा ना पाए। और ऐसी सिचुएशन में बहुत भयानक स्थिति हो जाती थी, बच्चे डर जाते थे। हालांकि वो कोशिश करते थे कि बच्चों को टीवी, मोबाइल, मतलब मोबाइल तो शायद मुझे लगता है इनके बचपन में नहीं रहेगी, लेकिन अलग कमरे में इनको बिजी करने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन हर बार जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है तो इतना दिमाग नहीं काम करता, इसलिए बच्चे काफ़ी कुछ देख लेते हैं। तो घर के माहौल को आप बच्चों से ज़्यादा छिपा नहीं सकते हो। आप अगर टीवी चला के उनको इंगेज करके लड़ाई कर भी रहे हो, तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपनी टीवी, मोबाइल या फिर अदर चीज़ों में इंगेज हो जाते हैं। पर जो बच्चे बहुत सिंसियर होते हैं उनको ये टेंशन होती है कि घर में क्या चल रहा है, और उनको भनक भी लग जाए कि इस तरह की चीज़ें होती हैं हमारे घर में या हो सकती हैं, तो उनका मन वहीं लगा रहता है, उसको जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और इस बचपन से वो लोग बहुत गुजरे हैं। उनकी बहन ने भी कहा, अगर आप इस तरह के बचपन से गुजरते हो और उस टाइप की चीज़ें आपको बार बार नजर आती हैं जो कि उन्होंने अपनी लाइफ में, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड रही हो, चाहे अपनी दोस्त की मैरिड लाइफ रही हो, जब उस चीज़ों को देखा तो उनका, और कई सारे ऐसे इंसिडेंट उनके लाइफ में हुए कि जो उनका बचपन का ट्रॉमा था ना, बिल्कुल एक्टिवेट हो गया। और उस टाइम वो डिप्रेस भी हो गए थे। तब वो अपनी बहन के पास भी जाके काफ़ी दिन रुके थे फॉरेन में, और उन्होंने बोला था कि कुछ दिन रहने के बाद वो बिल्कुल ऐसा शांत सा रहता था, लेटा सा रहता था, ना खाता था, ना पीता था, ना कुछ उसका करने बोलता था, मेरे किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। हालांकि कुछ दिन बाद उन्होंने जॉब ज्वाइन की थी जो कि अच्छी खासी सैलरी पे थी, और कुछ दिन बाद उन्होंने, मतलब जब थोड़ा ठीक हुए थे तो वो थोड़ा दूर जाकर रूम रह लिए थे, क्योंकि उनके ऑफिस का और उनकी बहन का घर का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा था। तो बोल रहे थे कि मुझे आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। उनकी बहन नहीं चाहती थी कि वो जाएं,
क्योंकि उनको लगता था कि इस समय उनको परिवार की ज़रूरत है, हम उनको टाइम पे खाना पीना दे के उनको समझा रहे हैं, तो इससे वो काफ़ी ठीक नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने बोला पूरी तरह से हील हो गए थे, डिप्रेशन से निकल चुके थे, तो अब कोई ये ना बोले कि वो डिप्रेशन में है। अब वो जिस स्टेज पे है, शायद वो सबके बस की बात नहीं है समझना, लेकिन जो समझेगा तो उनको फॉलो भी कर रहा है और उनकी बातों को समझ भी पा रहा है। तो मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों की राय क्या है इस बारे में, कि क्या वो डिप्रेशन में अभी भी, या फिर नशे की हालत में ही सब कुछ बोलती है। उन्होंने ये भी बोला, उनकी बहन ने, कि अगर नशे की बात करें तो आजकल लोग अपने घरों में अल्कोहल रख के और खुद को लग्जरी बताते हैं, खुद को एक क्लासी बताते हैं, अपना क्लास डिसाइड करते हैं कि हम कितनी महंगी अल्कोहल रखते हैं या पीते। लोग अपने घरों में बार बनाना स्टार्ट कर दिए, अपने घरों में इस तरह की चीज़ें रखते हैं, उसको शो ऑफ भी करते हैं, छुपा के नहीं रखते हैं, शो ऑफ भी करते हैं। इवन यहाँ तो लोग बर्थडे पार्टीज भी ऐसे जगह पे जाकर करने लगे हैं। 1 मिनट। और उन्होंने बोला है कि बहुत सारे ऐसे साधु संत महात्मा हैं जो हुक्का पीते हैं, इस तरह की गांजा भांग का सेवन करते हैं, उन पर तो उंगली नहीं उठाई जाती है। मैं ये कहती हूँ कि अगर वो ये पीते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो बातें बोल रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है या उसमें कोई ज्ञान नहीं है। तो अगर आप उसको ये साइड करके कि वो क्या पीते हैं क्या खाते हैं, उनकी बातों को सुनोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। जो कि हम सबने देखा है कि एक शास्त्रार्थ टाइप का किया, तो उन्होंने रियली वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो वर्ड जो दूसरे वाले महात्मा थे, मैं उनका भी सम्मान करती हूँ, उनकी भी बातें काफ़ी हद तक मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन वो वर्ड इतने उपनिषद, वो हर एक क्वेश्चन का जो आंसर जो दूसरे वाले महात्मा थे हमारे, जिनको साधु संत कह सकते हैं, वो इतना डिस्क्राइब कर रहे थे, इतने इतने उपनिषद वेद और बता रहे थे, वो जो आजकल जनरेशन बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगी। उसी चीज़ों को बिल्कुल एक सटीक वर्ड पे साइंस से रिलेट करके बता रहे थे, जो कि आज की जनरेशन के समझने की बिल्कुल भी लायक है। तो इन्होंने बोला कि घरेलू हिंसा जब होती थी और उसके बाद जब हमारा स्टेज आए कि हमें भी अपनी लाइफ में सेटल होना है, पार्टनर चुनना है, मतलब जो भी करना है, तो हमें भी एक चिंता रहती थी कि हम किस टाइप का पार्टनर चुनें कि हमारी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें ना हो, हम अपनी लाइफ स्मूथ कर सकें, हम अपनी चीज़ों को मतलब आगे तक बढ़ा सकें, निभा सकें। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक ट्रॉमा था जो कि मेरे भाई में था, हम उसको समझ नहीं पाए, कि उसके ज्ञान को समझ नहीं पाए, उसके आंतरिक स्थिति को समझ नहीं पाए। मैं तो खिलने में भी बिजी हो जाया करती थी कभी कभी, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, लेकिन वो इतना सिंसियर था कि जब वो समझदार हुआ तो माँ की कंडीशन को समझता था और उसको मतलब बहुत हर्ट होता था। और बाद में जब वो चीज़ें आगे उसको कंटिन्यू दिखती गई, जैसे कि मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो वो उस चीज़ों को, उसका बचपन का ट्रॉमा उसी से बार बार एक्टिवेट हो जाता था। उसको लगता था कि हाँ चीज़ें गलत हो रही हैं, इसको सुधारना है, पर कैसे सुधारे उसको रास्ता नहीं नजर रहा था, तब उसने ये रास्ता चुना। अब बात करते हैं कि साइन किस चीज़ पे कराया था। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा लीगल कागज नहीं साइन कराया था। जैसे बच्चे होते हैं ना, किसी चीज़ से हर्ट होते हैं पर वो समझदार होते हैं, तो कुछ अपनी तरफ से एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं कभी कोई माँ को कि डैडी ऐसा मत करो, मम्मा रो रही थी। तो उन्होंने एक रिटन लिखा था नोट डायरी में कि आज से पापा ऐसा ऐसा नहीं करेंगे, मम्मी को नहीं मारेंगे, मम्मी ऐसे रहेंगी, और अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा होगा। तो बच्चों को, और अगर ऐसा नहीं किया तो इसको हम जज के सामने पेश करेंगे, क्योंकि उस टाइम बच्चों को यही लगता है ना कि कोर्ट में न्याय होता है और जज के सामने ऐसी चीज़ें पेश करेंगे तो सजा मिल जाएगी अगर ये गलती करते हैं। तो उन्होंने अपने तरह से उसको डिसाइड किया था और उस पर उन्होंने एक तरफ पिताजी से साइन कराई थी और माताजी से ही बोला था कि आपके लिए अगर ये ऐसा करते हैं तो आप भी डिसीजन लेंगी, और अगर आपको मतलब कुछ ऐसे काम थे जो उनको लगता था जिस वजह से उनकी माताजी के साथ ऐसा सब कुछ होता है, तो आप ऐसा नहीं करेंगी। तो इस तरह से चीज़ें लिख के इन्होंने अपने माता और पिता से साइन भी कराई थी। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में हम पेरेंट्स को सीखने की ज़रूरत है, हम बच्चों को सीखने की ज़रूरत है कि अगर हमारे घर में ऐसा माहौल है तो हमारे बच्चे आज के टाइम के उनको कितना आहत होता है। तो हमें पहले तो अपने परिवार की सिचुएशन सुधारने की बहुत ज़रूरत है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि वायलेंस होता है पर रोकने वाला कोई नहीं होता, समझाने वाला कोई नहीं होता, बल्कि लोग बढ़ावा भी देते हैं कि अरे ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। क्यों नहीं बड़ी बात है? जिसके लिए आप कर रहे हो उसके लिए आप कोई बड़ी बात नहीं बोल रहे, मगर एक सिंगल रिएक्शन अगर आपको अपोजिट साइड से मिल जाए तो क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? एक बार रख के सोचना, नहीं कर पाएंगे। और इसी बीच जो बाबा का एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है कि प्रेम क्या है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब की, लेकिन उसमें से 2-3 वर्ड मुझे बहुत सही लगे कि जो प्रेम होता है ना, वो बराबरी देता है, सम्मान देता है, और देता है, लेने की इच्छा नहीं रखता है। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना तो उसको अपने इक्वल समझते हैं,
कि वो भी समान अधिकार रखता है हमारे लिए। हर बार उसको अपना अधीन नहीं समझते हैं। अगर आप उसको अपना अधीन समझ रहे हो तो ये प्रेम है ही नहीं। हर बार उससे आप सिर्फ उम्मीद रख रहे हो लेने की और देना कुछ नहीं चाह रहे तो ये प्रेम है ही नहीं। प्रेम क्या है? प्रेम समर्पण होता है। लेकिन आजकल लोग सिर्फ हवस को प्रेम मानते हैं। हवस को प्रेम मानकर बोलते हैं अरे हमें उनसे प्यार हो गया, और जानता कुछ भी नहीं है कोई। तो बहुत सारी बातें उनकी बहन ने बहुत सही बोली, और उनसे पूछा गया कि क्या आप अपने भाई से मिलना चाहोगे? तो उन्होंने बोला कि आप लोग कोई क्वेश्चन पूछने के पहले शायद थोड़ा सा सोचा करिए, विचार करना चाहिए कौन सा भाई, कौन सा माँ, कौन सी बहन। भाई तो उनके पास है नहीं, लेकिन कौन से माँ बाप, कौन सी बहन अपने ही भाई से मिलना नहीं चाहेंगे? हम उनसे मिलना भी चाहते हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ जो गलती हुई उसके लिए हमें माफ़ कर दो, और हम तुम्हें समझ नहीं पाए उसके लिए भी हमें माफ़ी चाहिए। पर जो तुम कर रहे हो वो सच कर रहे हो, लेकिन अपनी सेहत का और अपना ध्यान रखते हुए करो, क्योंकि जो तुमने मार्ग चुना है बेशक वो बहुत कठिन है लेकिन बहुत अच्छा मार्ग है। हालांकि उन्होंने बोला कि जिस उद्देश्य से वो गए थे शांति की खोज में, वो उनका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। उनका एक उद्देश्य था कि मुझे शांति मिले और मैं चीज़ों को जनता को और लोगों को जागरूक कर पाऊँ कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने शास्त्रार्थ करने को बताया कि मैं चाहता था कि महाकुंभ ऐसा संगम हो जहाँ पे हर एक बंदे को, हर एक बच्चे को, हर एक पेरेंट्स को, हर एक बुजुर्ग को, सबको कुछ ऐसा ज्ञान लेकर यहाँ से जाए। सिर्फ और सिर्फ वहाँ जाके गंगा में स्नान करना ही पुण्य कमाना नहीं होता है। पुण्य इन द सेंस कि अगर आपने भविष्य में कोई गलती चाहे जाने हुए अनजाने हुए कर दी हो, और वहां पे जाके आपको कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए कि उसका अनुभव हो और आप उसको दोबारा ना करने का प्रण लेकर आओ, सिर्फ वहां जाके झूला झूलना और टिकली बिंदी खरीद के चले आना ही कुंभ मेला का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कुंभ जा रहे हो या किसी भी धार्मिक स्थान पे जा रहे हो तो एटलीस्ट एक चाहे छोटी सी बुराई, मैं नहीं कहूंगी कितना आसान होता है अपने अंदर की कोई कमी को भी छोड़ना, एक छोटी सी कमी को तो वहां दान करके आओ। मतलब कि मैं इस तीर्थ स्थान पे एक प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं इस चीज को छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, तब आपका उस धार्मिक स्थान पर जाना सार्थक है। अदरवाइज जरूरत नहीं है आपको जाने की। सिर्फ मजे के लिए तो बहुत सारे मेले अब हर जगह लगने लगे हैं। अगर सिर्फ मेला देखने जाना है तो बिल्कुल मत जाइएगा, लेकिन कुछ कम आउट लेना है, कुछ सीखना है, और ऐसी चीज़ें जो हम अपने जीवन में उतार सके, अपने आगे पीढ़ी को दे सकें। जो उन्होंने बोला कि हम चाहते थे कि सरकार आए, भागीदारी करे, कि बाहर से कुछ साइंटिस्ट, कुछ ऐसे लोगों को बुलाए जिनका आपस में शास्त्रार्थ हो और उसको लोग देखें और उससे कुछ सीखें, ज्ञान का आदान प्रदान हो कि हम विज्ञान को अध्यात्म से कैसे जोड़ सकते हैं, अध्यात्म को विज्ञान से कैसे जोड़ सकते हैं। इसको इसी एक टॉपिक को अगर विज्ञान के माध्यम से देखेंगे तो कैसा होगा, और उसी सेम टॉपिक को अगर आध्यात्म के माध्यम से देखें तो कैसा होगा। क्योंकि क्या है ना कि कुछ ऐसी हमारी पीढ़ी है जो आज भी कुछ आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ी हो समझती है, पर कुछ पीढ़ी ऐसी उसको पता ही नहीं है कि इवन मैं ये कहूँगी कि उनको हिंदी के मेन वर्ड ही नहीं पता कि वर्ड्स में जो बोले जा रहे हैं इसका अर्थ क्या है। तो अगर उनको उनकी ही भाषा में प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, जो उनको नाम भी दिया जा रहा है प्रैक्टिकल बाबा, समझाया जाएगा तो बेशक समझेंगे और उसको अपनी लाइफ में उतारेंगे भी। तो अभी देखना यह है कि उनकी बहन क्या उनसे मिलने जाएंगी, क्योंकि उनकी माता तो गई थी तो शायद मिली थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो वीडियो कुछ और है और उनके पिता चाहते हैं कि वो घर आ जाएं। तो वो आगे निर्णय क्या लगते हैं। हालांकि उन्होंने साफ साफ मना किया कि मैं घर नहीं आ रहा हूँ। और उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा गया कि आप शादी करेंगे या फिर गर्लफ्रेंड आप बनाना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला अगर पार्वती जैसी मिल जाए तो मैं शिव खुद को समझता हूँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बनाना चाहूँगा। ऐसी बातें उन्होंने बोली। उन्होंने ये बोला मैं कोई साधु महात्मा या फिर मैं वैसा कोई चीज़ नहीं निभा रहा कि मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। आदमी गृहस्थी में अगर एक दूसरे की चीज़ों को अपना कर भी चीज़ें बढ़ाता है तो चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। हम दूसरे के अगर गुण देखते हैं, गुण को एक्सेप्ट करके अपने रिश्ते को बनाते हैं, तो उसके अवगुण को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी रिश्ता बनाना चाहिए। अगर आपको उसका सिर्फ गुण देख के रिश्ता बनाना तो डेफिनेटली वो रिश्ता नहीं चलता है, क्योंकि एक इंसान भगवान नहीं है। शिव में विलीन हो जाने का मतलब वो ये नहीं कहते कि हम शिव है, वो बोलते मैं शिव जैसा बनना चाहती हूँ, शून्य बनना चाहता हूँ। अगर हम अपने पार्टनर से उम्मीद रखते हैं कि बहुत अच्छा होगा तो भगवान नहीं है, कुछ कमियां भी होंगी, उस कमियों को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ अच्छी और
अच्छे से चल सकती है और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, आपके आने वाली जनरेशन को भी अच्छा बना सकते हैं। तो आप लोगों को क्या कह रहा है ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, बाकी अपडेट के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।